हेलो एवरीवन। न्यूज़ टुडे के साप्ताहिक अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि इस वीकली राउंड अप सेशन में हम लोगों ने जो सप्ताह भर के जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल है और उसके साथ-साथ कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस लिस्ट को ही देखेंगे। महत्वपूर्ण सुर्खियों में जो 5 न्यूज़ आर्टिकल को शामिल किया गया है, उसमें सबसे पहला है उसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण आया और आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया और उसमें कुछ भारतीय राज्य के लिए विशेष अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। उद्यमशील राज्य का एक फ्रेज़ बताया गया है। तो क्या होगा उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू और क्या चुनौतियाँ हैं उसके संदर्भ में, उसके बारे में ये बातचीत ये आर्टिकल में शामिल किया गया महत्वपूर्ण पहलुओं को। उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए किए गए हैं जो कि जनरल स्टडीज पेपर 3 मतलब पर्यावरण संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित होगा जो कि हमारे देश की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे बढ़ता हुआ नगरीकरण, औद्योगिकरण और बढ़ती हुई हमारी आदतें एक कंज्यूमर के रूप में जो कि लगातार भारत में अपशिष्ट के निर्माण में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान पे ले जा रही है। मतलब महत्वपूर्ण उत्पादक हो गए हैं हम लोग, वेस्ट के निर्माण में। तो इसलिए उसका निस्तारण करना, उसका समाधान करना आवश्यक है जिससे कि उसके आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान ना हो। तो इसके बारे में विशेष पहलुओं पे बातचीत की जाएगी। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में समानता का संवर्धन विनियमन 2026 अभी आया जो कि अभी बहुत सारे विवादों का भी कारण बना और इसको लेकर एक पब्लिक में भी एक चर्चा जो है काफी जो है इसमें अभी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो इसके क्या महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, क्या-क्या इसमें बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है, जो व्यवस्था चली आ रही है विश्वविद्यालयों के गवर्नेंस से संबंधित, उसके बारे में ये जो कानून है, बात करता है और उसी के पक्षों पे हम लोग बातचीत करेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा ये कहा गया है अभी कि विधि का शासन वैश्विक शांति और सुरक्षा की आधारशिला है। मतलब ये संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये कहा गया है वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है वैश्विक परिदृश्य जो उठापटक का और जो भू राजनीतिक तनाव का माहौल चल रहा है उस संदर्भ से जोड़ते हुए इस बात को कही जा रही है जिससे कि अराजकता को कम किया जाए और रूल बेस्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ा जाए जिससे कि शांति और सुरक्षा बहाल किया जा सके और यूएन जैसे बहुपक्ष पक्षीय संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये कुल मिलाकर है इसके विभिन्न पहलू होंगे। क्या है इसका मतलब इंटरनेशनल लॉ से कैसे जुड़ा हुआ है? क्या इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसका अंत में भूगोल की एक महत्वपूर्ण जो है ना भू-भौत की परिघटना में से महत्वपूर्ण जो है ध्रुवीय भंवर, पोलर वर्टेक्स अभी चर्चा में आया है। उस कारण से ये न्यूज़ आर्टिकल है कि क्या है कि पोलर वर्टेक्स का दक्षिण की ओर विस्तार और संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक ठंड। उसके विस्तार देखा जा रहा है जिसके कारण क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बड़े हिस्से में ठंड की मात्रा अधिक बढ़ गई है और जिसके कारण बर्फबारी, ओलावृष्टि इस कारण से लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है ना इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए चर्चा में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि परिघटना होती क्या है, कैसे उत्पन्न होती है और इसका कमजोर होना, मजबूत होना कैसे स्थानीय मौसम और वैश्विक मौसम और जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है और ये अभी क्यों ऐसा हो रहा है? क्या जलवायु परिवर्तन से इसका कोई कनेक्शन है? यही सब विभिन्न आयामों पे ये आर्टिकल बात करता है। इसके साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण जो शॉर्ट न्यूज़ हैं उसे भी शामिल किया गया है यहाँ पे जैसे बैक्टीरियन ऊँट जो अभी इस बार 26 जनवरी की परेड में जो है ना आकर्षण का केंद्र बना, जो भारतीय सेना के द्वारा इसमें शामिल किया गया है और उसका लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने आप में भारत की मतलब देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मजबूत है और ये महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि है। और निपा वायरस गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और अंत में सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व लाला लाजपत राय के बारे में, ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो इस तरह से हम लोग आज के न्यूज़ टुडे को हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से अपने पहले न्यूज़ आर्टिकल से बात करते की को प्रारंभ करते हैं।
पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है उसका शीर्षक है भारत एक उद्यमशील राज्य की ओर। और बेसिकली ये क्या कहाँ बोला गया आर्थिक सर्वेक्षण में, और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में, जो अभी वर्तमान में आया है। और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में आगे बढ़ने से पहले, इसके विभिन्न पहलुओं को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर्वेक्षण जो है देश की सर्वोच्च आर्थिक नीति का एक ब्यौरा होता है, जो सरकार के द्वारा बजट के ठीक पहले जनवरी के अंतिम दिवसों पे ये प्रस्तुत किया जाता है संसद के द्वारा। तो कुल मिलाकर क्या है कि देश में लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए जो सरकार की नीति होगी, बस, और उसके बारे में ये बातचीत करता है ब्रॉडली। और क्या, इसमें जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किया जाता है, और देश की स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सारे पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बजट के साथ-साथ आता है, और उसमें विभिन्न पहलुओं पे बातचीत की जाती है कि आगे क्या नीति होगी, जिससे कि देश को एक विकास की राह पे आगे बढ़ाया जा सके। देश के कमज़ोर वर्गों के लिए क्या नीति रहना है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के लिए देश में सरकार की क्या नीति रहनी है, सारे पहलुओं को शामिल करता है। तो इसी क्रम में भारत इस बार बोला गया है कि सरकार का क्या स्वरूप होगा, तो उसे डिफाइन करते हुए बताया गया कि सरकार का स्वरूप होना चाहिए उद्यमशील राज्य की ओर। और उद्यमशील मतलब उद्यमशीलता, ये अंग्रेजी का वर्ड ज्यादा पॉपुलर है आजकल, इंटरप्रेन्योरियल, इंटरप्रेन्योर से बना है इंटरप्रेन्योरियल। मतलब क्या, उद्यमशील, नए नए उद्यम लगाने में के लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार हो, और उस इकोसिस्टम को मदद किया जा सके, मतलब सहायक के रूप में सरकार हो। अगर एक लाइन में, सेंटेंस में हमें साधारण शब्दों में समझना हो तो यही इसका मतलब है कि राज्य की भूमिका ऐसी होगी कि राज्य जो है रोक टोक की बजाय राज्य उसमें सहायककर्ता के रूप में होगा, सहायता देने के रूप में काम करेगा, और जो एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटी है उसे बढ़ावा देने का काम करेगा। तो इसीलिए राज्य का जो स्वरूप होगा उद्यमशील राज्य में परिवर्तित होगा, ना कि पुलिस स्टेट, या ना ही हस्तक्षेप करने वाले राज्य में, या लाइसेंस स्टेट के रूप में। लाइसेंस स्टेट से तो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि लाइसेंस स्टेट से तो हम लोग बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। जैसे हमने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म लाया। तो आप उसी क्रम में देख सकते हैं एक अलग तरह का जो है ना भूमिका और स्वरूप देने की बात कही जा रही है, जिससे नए ज़माने में के साथ कम्पीट करने में, पूरे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कम्पीट करने में, और भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब, एक्सपोर्ट का हब जैसी जो नीतियाँ आज सामने आ रही हैं सरकार के द्वारा, कहा जाता रहा है विशेष मौकों पे, उन सब को बनाने में मदद मिले। और जो प्राइवेट एंटिटी है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, जिसमें उद्यमशीलता की भावना है और उद्यमशीलता में वो अपना योगदान दे सकते हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। तो यही कुल मिलाकर इसका क्रक्स है इस आर्टिकल का। तो इसके विभिन्न संदर्भों को हम लोग समझेंगे, देखते हैं। तो ये बात कहाँ कही गई, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में, ये उसका फ्रंट पेज है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण में यही राज्य कि ये बेसिकली संक्रमण की ओर, कि भारत को एक उद्यमशील राज्य को बनाना है। तो ये पूरी की पूरी बात जो हमने कही कि राज्य को इस प्रकार से बनाया जाएगा, राज्य को ना लाइसेंस राज्य के रूप में देखा जाना चाहिए, ना ही हस्तक्षेप करने वाले राज्य के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि क्या देखा जाना है, सहायक करता, सहायता प्रदान करने वाला, फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से सहायता, एक सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए, और हर फ्रंट पे, चाहे इनोवेशन के फ्रंट पे हो, चाहे उद्यमशीलता के फ्रंट पे हो, चाहे कानून को के सरलीकरण के रूप में हो, विभिन्न रूप से जो गवर्नेंस का स्वरूप होगा। और इसलिए गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ ये मुद्दा है कि गवर्नेंस का जो स्वरूप होगा वो इतना सरल होगा और इतना फ्रेंडली होगा, मित्रवत होगा, जिससे कि उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले। तो राज्य में को इसके लिए कुछ बदलाव करने होंगे। मतलब बदलाव मतलब क्या? एक अपनी नीति के, मतलब कोर जो केंद्रीय नीति है और जो लोकशाही है पूरी की पूरी, जो लोक व्यवस्था, जो लोक प्रशासन है, उसमें बदलाव करने होंगे, संस्थागत रूप से भी और क्या संरचनागत रूप से भी, जिससे कि वो फैसिलिटेट कर पाए इस तरह से, इस लक्ष्य के लिए। तो इसमें बड़े पैमाने पे क्या होगा, जो उसके
लोक सेवक हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पे बदलाव करने होंगे, उनके ट्रेनिंग के संदर्भ में, उनके व्यवहार के संदर्भ में, उनके परफॉर्मेंस के संदर्भ में, इन्हीं सब पहलुओं पे ये बातचीत करता है, क्योंकि इन्हीं सब पहलुओं को इसमें शामिल किया जाना है। कुल मिलाकर बात यही है। अब यही अर्थ हम लोग समझ लेते हैं एक-एक करके पॉइंट वाइज़ मैनर में। पहला यही है कि ये जो एक अर्थशास्त्री हैं मरियाना माज़ुकोटो ने के द्वारा लोकप्रिय बनाई गई और उसकी मुख्य विशेषताएँ जो हैं कुछ इस तरह से है कि जोखिम का संरचनाकरण। बस अब देखो कि जोखिम को कम करना, सरकार क्या है कि सब पहले क्या है सरकार क्या है जोखिम का इंतज़ार नहीं करेंगी या घटना घटने का, आपदा होने का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि आपदा से होने वाले जोखिम का मूल्यांकन करते हुए उसके लिए तैयारी करेगी। तो ये आपदा प्रबंधन के उदाहरण से एकदम समझा जा सकता है कि आपदा को 3 चरणों में आपदा प्रबंधन के 3 चरण हैं। एक आपदा पूर्व, एक आपदा के दौरान और एक आपदा के पश्चात। और सरकार अगर इस प्रकार की सरकार है जोखिम का संरचनाकरण करने वाली, तो अगर इस आपदा से कोई भी जोखिम हो रही है, तो उसका सबसे पहले उसका क्या आकलन किया जाएगा। आकलन। तो सबसे पहले क्या? आकलन। उसके बाद क्या? वल्नरेबिलिटी देखी जाएगी, संवेदनशीलता। यही है ना? किसी भी ये हमने पढ़ा है। मैं ये संरचनाकरण को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद क्या करते हैं जो क्षमता चाहिए हमें उससे लड़ने के लिए, मतलब क्या अवसंरचनागत जो विकास किया जाना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग चक्रवात की समस्या आपदा को चिन्हित किया गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं चक्रवात के जोखिम का आकलन करते हैं, उसका संवेदनशीलता देखते हैं, कौन-कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ पे इन सब की पहचान करते हैं। ये सब गवर्नेंस के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या? उसके संदर्भ में हम क्या तैयारी कर सकते हैं? मतलब अवसंरचना के संदर्भ में मतलब वहाँ पे रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे होने चाहिए कि आपदा के दौरान इसमें बचाया जा सके अधिक से अधिक लोगों को। तो मतलब क्या? क्षमता निर्माण करते हैं। इसी में क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम लाते हैं कि आपदा आएगी तो कैसे जो है ना रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले सूचनाओं का प्रसार किया जाए। ये सब तैयारी करेंगे। तो इसका मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया? जो जोखिम है, जोखिम को पहचान किया, उसको संरचित कर दिया। मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप इसे बाँट दिया। तो ये क्या जोखिम कोई बड़ा नहीं लगेगा ना, स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना होगा और स्ट्रक्चर्ड कर दिया मतलब स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर अलग-अलग बाँट कर काम करेंगे तो कोई भी घटना, कोई भी जोखिम जो है ना कम हो जाएगा अपने आप। तो कुल मिलाकर इसका मतलब यही है कि राज्य ऐसा होगा मतलब ऐसे राज्य को की संकल्पना करता है कि जो अनिश्चितता शुरू होने से पहले ही अनिश्चितता मतलब आपदा का मौसम मतलब अगर कोई तैयारी नहीं होती है तो आपदा के समय हमें पता ही नहीं होगा कहाँ से किसे रेस्क्यू करना है, कौन कितनी संवेदनशील स्थिति में है और अगर इन सारे पहलुओं में पहले से काम कर लिया गया है, संरचित करके स्टेप बाय स्टेप मैनर में तो हमें पता होगा कौन सबसे अधिक संवेदनशील स्थिति में होंगे अगर उड़ीसा के कोस्ट पे अगर कोई साइक्लोन आया है, सुपर साइक्लोन आया है, तो हमें पता होगा और उनके पास सूचना ऑलरेडी पहुँच चुकी होगी, उन्हें रेस्क्यू का काम भी शुरू हो गया होगा और उन्हें जो सेफ कम्युनिकेशन लाइन होगा, उसके थ्रू बचाया भी जा चुका होगा। ये अफ़रा-तफ़री का माहौल नहीं होगा, तो ये सक्रिय भूमिका में होगी राज्य। क्या होगी? सक्रिय भूमिका में और इसे प्रोएक्टिव भी बोलते हैं, पूर्व रूप से सक्रिय होना भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर यही है, जोखिम से बचने की बजाय और यहाँ पे जोखिम से बचना नहीं है, मतलब जोखिम को अवॉइड नहीं करना है किसी भी तरीके से, बल्कि जोखिम को का मूल्यांकन करके जोखिम को संरक्षित करना है, तो यही है। तो जो मेरे द्वारा दिए गए उदाहरण से आप इस पहलू को समझ सकते हैं और उसका संस्थागत रूप से सीखना क्या मतलब किसी भी प्रकार की गलतियों से हमने एक प्लान बनाया जैसा मैंने आपदा प्रबंधन के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि आपने एक नीति बनाई, हमने स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया। हो सकता है कि जब वो घटना घटी, तो वो कुछ चीज़ों में जो है नेगेटिव हो जाए, मतलब काम ना करे। तो इससे चीज़ों को सीखना होता है, एक बात ये। दूसरा क्या कि इसमें अनुपालन से क्षमता की ओर बढ़ना शामिल है, जहाँ राज्य असफल होना सीखता है। मतलब इसमें कोई समस्या नहीं है, असफल होने से समस्या नहीं है। लेकिन समस्या क्या है जो पॉलिसी पैरालिसिस समस्या है कि पॉलिसी का जो कमियों के होने के बावजूद भी उसी पॉलिसी में उसी स्वरूप में टिके रहना, रुके रहना। तो रुकने की स्थिति नहीं है बल्कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं,
नए उपाय कर किए जा सकते हैं, भले वो कारगर ना हो, उतना संतोषजनक फल ना दे, लेकिन उससे नहीं यही असफल होना सीखता है, यानी असफलताओं को स्वीकार करता है। साथ ही नीतिगत पंगुता, यही बोला जाता है कि पॉलिसी पैरालिसिस, ये अंग्रेजी में वर्ड जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ था कुछ साल पहले। पॉलिसी पैरालिसिस 2012-13 के संदर्भ में, कि जब विभिन्न समाज देश में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और देश के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में पॉलिसी पैरालिसिस की जैसी स्थिति थी। मतलब नए डिसीजन ही नहीं लिए जा सक रहे थे। क्यों? क्योंकि जो डर था, भय था इसका असफल होने का, तो इस कारण से चीज़ें जो है जहाँ की तहाँ वहीं पे रुकी हुई थी। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कोई नए बदलाव जो है नहीं किए जा सकते हैं। और उदाहरण क्या है, जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में कोट किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोरिया गणराज्य जो है, कोरिया गणराज्य मतलब साउथ कोरिया की बात की जा रही है यहाँ पे, कि वहाँ पे नौकरशाही को ये साहस दिया गया है कि आप जो है सावधानीपूर्वक तैयार किए गए संस्थागत अनुक्रमण के माध्यम से राज्य की क्षमता का निर्माण किया गया, कि आप जो है प्रयास करें, उसमें असफल भी हो सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रयास को जो है ना वैल्यू दी जाएगी और असफलता को से सीखा जाएगा। तो ये प्रवृत्ति अगर हुई तो इसी को क्या बोलते हैं, उद्यमशीलता का एक प्रमुख जो गुण है वो क्या है, रिस्क लेना। और रिस्क कैसा लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। हो सकता है कि वो सही हमें परिणाम दे, हो सकता है उतने सही परिणाम ना दे, या हो सकता है पूरी तरह से डिजास्टर हो जाए, लेकिन एक्शन लेना महत्वपूर्ण होता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रक्रिया है। तो बेसिक प्रक्रिया अगर उद्यमशीलता को हम लोग समझते हैं, तो इस कांसेप्ट को बड़े आसानी से समझ लेंगे। इसमें बस राज्य लगा देना है और राज्य के जो कर्मी होंगे, लोक सेवक होंगे, और राज्य की जो नीतियाँ बनाना है, वो सार्वजनिक नीति है, जो सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उसके संदर्भ में देखेंगे। तो उद्यमशील राज्य का क्या अर्थ? नौकरशाही की विशेषताएँ, अब यही बात है कि जो उसके लिए काम करे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, नीति तो बन गई, इम्प्लीमेंट करने का की जिम्मेदारी किसे है? नौकरशाही को, लोक सेवकों को। तो उनमें क्या-क्या बदलाव करने होंगे? मतलब उनकी क्या विशेषताएँ होंगी? तो सबसे पहले वही कि परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें रिजल्ट चाहिए। आप क्या काम कर रहे हैं, लिखे हुए कानून के तहत, उससे उसके आगे चलकर हमें बात करनी है। तो मतलब हम केवल नियमों का पालन नहीं करेंगे, बल्कि मूल्यांकन किस पे, कि आपने जो काम किया उसमें रिजल्ट कितने आए। तो इससे ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी अधिकारी 100% इनोवेशन को ध्यान देगा, 100% देने का प्रयास करेगा। सीखने के साथ विफलता के प्रति सहनशीलता, वही कि जब रिजल्ट ना आए तो उसे स्वीकार करना है, और उसे क्या, ठहराव लेकिन स्वीकार नहीं है, मतलब पॉलिसी पैरालिसिस स्वीकार नहीं होगा। समर्थन की विश्वसनीय वापसी, समर्थन की, इससे क्या है, इससे होगा यही कि बाहर निकलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रवेश करना। मतलब किसी भी सिस्टम में इन्वेस्ट करने के बाद मान लिया जाए कोई एंटरप्रेन्योर है, किसी ने पैसा लगाया ए टू जेड किसी कंपनी में, किसी सेक्टर में, और उसमें एक समय के बाद कुछ भी कारण से, संस्थागत, संरचनागत या कोई भी सर्कमस्टांसेस कारण से जो है उस तरह के फल नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ से आउट होने का भी क्या होना चाहिए? प्रावधान होने चाहिए। तभी जाकर इस प्रकार का एक इकोसिस्टम डेवलप होगा जिससे कि भय का माहौल नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट को हम आकर्षित कर पाएँगे। पॉपुलरली अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ इसी संकल्पना पे आधारित हम क्या कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आज बाकायदा ये हमारे पास कानूनी संरचना है जिसमें कि जो उद्यम जो है लॉस में है या वो अपना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास क्विट करने का, उन्हें पूँजी को निकालने का एक रास्ता दिया गया है, कानूनी मार्ग प्रदान किया गया है। तो इसमें यही भूमिका, यही इसी संकल्पना को कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए बात की गई है। यह क्या नहीं है, अब ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रहे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये सब मेंस की परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट, मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये सब पूछे जा सकते हैं, आप भी कहीं यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या नहीं है? मतलब राज्य का व्यावसायीकरण नहीं होगा, मतलब कैपिटलाइज़ेशन नहीं होगा, मतलब पूंजीवाद की तरफ राज्य नहीं जाएगा। मतलब राज्य की भूमिका किसी एक प्राइवेट प्लेयर को फैसिलिटेट करना भी नहीं है। यही है कि राज्य का व्यावसायीकरण नहीं, मतलब जैसे राज्य के पूंजीवाद नहीं, बल्कि ये क्या होगा, निजी हितों को विशेषाधिकार देने का सुझाव देता है, और ना ही
दोनों चीजें नहीं होंगी। तो होगा क्या? इसका उद्देश्य राज्य को निजी क्षेत्र के नवाचार में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाना है। तो यही बात हम लोग कर रहे थे शुरू से। और इसी तरह से हम लोग, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सिलिकॉन वैली का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि वहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने अपने संघर्षों के साथ जो है विभिन्न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाई। तो इसमें कहीं न कहीं जो है इस तरह से नीतिगत जो है पहलू भी इसके लिए क्या काम करते हैं। तो उसी तरह से भारत को भी इस प्रकार से हब बनाने का विचार अगर करना है, अगर उस रास्ते पे ले जाना है, तो इस प्रकार की नीतिगत बदलाव, संस्थागत बदलाव करने आवश्यक हैं। कठिन क्यों है? अब चुनौतियों को देखना होगा कि असम्मित प्रोत्साहन, असम्मित मतलब असमान, एक जैसा नहीं। मतलब जोखिम से बचने की संस्कृति है, मतलब जोखिम है वहाँ छोड़ दो। क्यों? कि वहाँ रिस्क है और रिस्क है, असफल होने का रिस्क सबसे पहला यही है। और तो जो वर्तमान जो नौकरशाही उसमें संस्कृति यही है, प्रणाली, तो उससे समस्या उत्पन्न होती है। पूर्वव्यापी जांच, वही निगरानी निकायों द्वारा ईमानदारी से की गई गलतियों को भी अक्सर कदाचार मान लिया जाता है। तो ये चीज, इसे अलग करने की जरूरत है। एक व्यक्ति ने अपना 100% दिया लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं आए, तो उन्हें क्या भ्रष्टाचार के श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ईमानदारी से, तो ये जो शब्द है ना, ईमानदारी से की गई गलतियां, तो इस पर ध्यान में रखेंगे। इसे जो है ना अलग किया जाना चाहिए भ्रष्ट आचरण से। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखेंगे। विफलता को अक्षमता के रूप में देखना, ये भी एक बड़ी चीज है कि आप असफल हुए, इसका मतलब क्या है? आप काम करने योग्य नहीं, मतलब आपकी क्षमता नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े रिसर्चर, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो इनोवेशन के आधार पे, वो उनकी कहानी एक्चुअली क्या होती है? अधिक असफलता की होती है। और 1000 बार असफल होने के बाद क्या एक बार सफल होते हैं, तब वो कहानी सामने आती है। तो 1000 बार में क्या है, वो सफलता के लिए तैयार हो रहे थे और वहां से सीख रहे थे। सीखते 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 वो यहाँ पे एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये पूरे दुनिया में, आज एकदम पॉपुलर उदाहरण है कि वो बार बार उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे और वो बार बार असफल, और मिलियन से बिलियन डॉलर उन्होंने खोए भी, लेकिन लास्ट करते 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 जो है ना उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लिया और सक्सेसफुली जो है ना वहां पे लॉन्च किया, और आज पूरी दुनिया उस टेक्नोलॉजी को अपना रही है, जिससे कि पूरी मानवीयता फायदे को लाभ मिलेगा। तो यही चीज है यहाँ पे, मुद्दा यही है कि विफलता को अक्षमता में देखने की जो संस्कृति है, उसको, उसके बजाय क्या विफलता को स्वीकार किया जाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, और इसलिए प्रयोग करते रहना आवश्यक है। और इस प्रकार सुधार करना कमजोरी नहीं बल्कि सक्षमता की निशानी है। मानकीकृत मैट्रिक्स और इंडेक्स होना चाहिए बाकायदा, कुछ विभिन्न आयामों पे, क्या? जैसे मानक दक्षता मैट्रिक, जैसे तत्काल राजस्व सृजन का उपयोग करके उद्यमशील पहलों की सफलता को मापना कठिन है, क्योंकि इनके परिणाम अक्सर दीर्घकालिक और गैर रेखीय होते हैं। तो ये सब चीज पॉइंट जो है ना उद्यमशीलता, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण का था, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल से किया, क्योंकि इसमें मेंस आंसर राइटिंग में भी लिखा जा सकता है, और ऐसे जो टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ देती है। और इकोनॉमिक सर्वे चूंकि आता है, तो हर साल प्रीलिम्स में जो है ना इकोनॉमिक सर्वे से कुछ ना कुछ या तो डेटा या फिर ऐसे टेक्नोलॉजी को, परिभाषा जिसको आप समझना, आपसे अपेक्षा की जा रही है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न। उद्यमशील राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती? तो ये चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेखांकित किया गया है। तो सबसे पहले वही राज्य का व्यवसायीकरण और निजी हाथों को, निजी कंपनियों को जो है ना फ्रस्ट्रेट करना। तो ये ए आंसर हो गया इसका। उद्यमशील शासन को कठिन बनाने वाले कारकों में कौन कौन से शामिल हैं? असमित प्रोत्साहन, पूर्वव्यापी जांच, विफलता को क्षमता मानना, दीर्घकालिक परिणामों का आकलन। तो चारों होंगे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उद्यमशील राज्य के लिए श्रम का सूक्ष्म विभाजन कैसे होना चाहिए? तो राजनीतिक नेतृत्व दिशा तय करे, नौकरशाही समाधान खोजे। इस तरह से एक कंसेप्ट को समझने के लिए आप कितना समझते हो, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो 2026 का है, आया है, उसकी अधिसूचना जारी की गई है, और इसके पहले 2016 का नियम लागू था, उसके बारे में बातचीत इसमें की गई है। और जाहिर सी बात है, ये क्या
जनरल स्टडीज पेपर 3 से, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है। और अपशिष्ट का निर्माण अगर वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के व्यवहार जो एक कंज्यूमर के रूप में वो बदल रहे हैं। उसके बाद क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा है, औद्योगिकरण और नगरीकरण जैसी प्रक्रिया हुई, जिस सारी प्रक्रियाएं जो है मिलकर अपशिष्ट के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं। हमने देखा है कि बड़े-बड़े नगरों में एक महत्वपूर्ण रूप से लैंडफ़िल, कचरे का एक ढेर, बड़ा पहाड़ जो है ना निर्मित हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब पर्यावरणीय चुनौती और आर्थिक चुनौती है। और मानवीय स्वास्थ्य को उससे विभिन्न प्रकार से खतरे, मतलब जल प्रदूषण के लिए खतरनाक है और वायु प्रदूषण के लिए खतरनाक है, मृदा प्रदूषण के लिए खतरनाक है। तो इस तरह से खुले में कचरे को छोड़ना की बजाय बल्कि एक सटीक, सही और स्पष्ट जो है नियम होने चाहिए, जिसके द्वारा खुले में कचरे छोड़ने की बजाय उसका उपयुक्त तरीके से संग्रहित किया जाए, उपयुक्त तरीके से उसे अलग-अलग किया जाए उसके नेचर के आधार पे, और उसके बाद उसको संसाधित किया जाए, जिससे कि उसे रीयूज़ किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा जो ध्येय है, इसी पे आधारित जो है, ये पूरी की पूरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था चलती है। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इसलिए आवश्यक है कि देश में इस प्रकार का गवर्नेंस, जो कि अभी तक 2016 के नियम से होता था, और सरकार में बदलते समय के साथ जो और चुनौतियाँ आ रही हैं, उसके लिए उसको खत्म करने के लिए 2026 का ये नियम लाया है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करती है। पहला संदर्भ वही देख लेते हैं हम लोग कि 2026 अधिसूचित किया गया भी नियम वही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है ये नियम। नाम देख ही लिया हमने। और इसके पहले 2016 का रूल था, का स्थान ले लेगा, रिप्लेस करेगा ये। ये नियम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। और ये अम्ब्रेला लॉ यही है, सबसे ऊपर यही है। क्यों? क्योंकि यही कानून जो है ना हमारे पर्यावरण को विभिन्न रूपों से या विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से या प्रदूषणकारी गतिविधियों से बचाने के लिए बना हुआ है देश में। तो इसी का आधार लेके हम लोग इस प्रकार के नियम बनाते हैं, जो कि पर्यावरण को हानि पहुँचाने के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है और पर्यावरण के संरक्षण में वो सहायक बनेंगे। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ध्यान में रखेंगे। संशोधित नियम चक्रीय अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, ये दोनों कांसेप्ट बड़े ध्यान से हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस पे डायरेक्टली इससे आप क्या समझते हो और इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है आजकल हर जगह ये वर्ड चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था और कुछ नहीं है, बल्कि जो वेस्ट कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। मैन्युफैक्चरर या सप्लायर उसका, सिंपल ये रख लें। तो इसने बनाया है ये, इसके यहाँ से हमारे पास आया। मतलब मान लिया जाए मोबाइल फ़ोन, ये हमारे पास आया, लेकिन एक समय के बाद ये क्या हो जाता है? वेस्ट बन जाता है। मतलब क्योंकि जब हमारे लिए यूज़ ना हो कुछ समय के बाद, तो उसे हम इसी प्रकार से, अगर उसे संसाधित ने प्रोसेस नहीं किया गया एक सही तरीके से, तो वो क्या होगा? ऐसे ही हम फेंक देंगे, और वो पर्यावरण में क्या, उसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं या उसमें जो चीज़ें भी पदार्थ हैं, हो सकता है खतरनाक भी हो और खतरनाक ना भी हो। जो खतरनाक में उदाहरण स्वरूप मैं बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे मेटल हैं, बहुत सारे खतरनाक मेटल हैं, जो जिसके कि न्यूक्लियर अपशिष्ट के रूप में श्रेणी में आते हैं। दूसरा प्लास्टिक, इस ये भी हो सकता है। तीसरा, और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप की चीज़, जो क्या है, क्या गैर जी जैव निम्नीकरणीय है, और जिसका अगर संसाधन किया भी गया, जो परंपरागत रूप से किया जाता है, या तो जलाकर या तो मिट्टी में गाड़ के, तो भी उससे जो है ना प्रदूषणकारी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो यहाँ पे प्रयास क्या किया गया है कि ये घूम कर यहाँ पे आ जाए, ये जो मैन्युफैक्चरर है, और घूमकर यहाँ पे आ जाए। मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही क्या किया जाए, जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट्स में जो भी काम की चीज़ें हों, नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें यूज़ कर लिया जाए। और दूसरा क्या कर लिया जाए, जो चीज़ इसमें जो है, और उसको साइंटिफिक तरीके से ऐसे जो इसका संसाधन किया जाए, जिससे कि इसके होने वाले हानि जो है ना कम हो, हानिकारक प्रभाव कम हो। तो ये क्या हुआ, चक्र बन गया एक। तो इसी को चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। और हमने एक वर्ड यूज़ किया कि पुनर्उपयोग हो जाए, मतलब रीयूज़, है ना? और क्या हुआ,
रिड्यूस मतलब क्या? अगर हमने पूरा कंपोनेंट में से अगर 40% अगर यूज कर लिया है, तो जो यूज किया जा रहा था संसाधनों का वो कम होगा ना, रिड्यूस होगा। और ये यहाँ भी लागू होती है हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो उपयोग किए जा रहे हैं वहाँ भी, कि अपने उपयोग व्यवहारों को पहचान समझना और कैसे हम लोग उसे कम कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और जिनको रीयूज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक के बॉक्स, बॉटल जो मोटे प्लास्टिक हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन ही किया जा चुका है, उसकी बात की जा रही है। तो ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित होगी? रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल पे आधारित होगी। जिससे क्या होगी? वेस्ट कम होगा सबसे पहला, क्योंकि रिड्यूस भी कर रहे हैं हम लोग, रीयूज भी कर रहे हैं, तो वेस्ट का निर्माण ही कम होगा। और दूसरा क्या है? उसे साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण होगा, उसका संसाधन होगा और उसके बचे हुए चीजों को अधिक से अधिक पुनर्उपयोग किया जा सकेगा। जिससे क्या है कि आर्थिक लाभ तो होगा ही, उसके पर्यावरणीय लॉस जो होने वाले थे वो भी कम हो जाएंगे। इसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? चक्रीय अर्थव्यवस्था। अब इसमें ये मैन्युफैक्चरर को मैंने हाईलाइट किया, अब इस पे ये जिम्मेदारी दे दी गई कानून बना के कि कुछ विशेष इंडस्ट्री में, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट बनाने वाले, क्योंकि जो सबसे ज्यादा खतरा पहुंचा रहे हैं अभी, वैसा किया जाए। और एक ओवरऑल भी अगर इस पे जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करो और एक समय के बाद आप ले लो, तो ले लो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। संग्रहण भी हो जाएगा, उसकी देखरेख भी हो जाएगी, पूरे की पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्तर उत्तर उत्पादक उत्तरदायित्व सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत इस पे जो है ना लागू हुए, इन्हीं पे आधारित ये जो है ना बदलाव किए गए हैं। क्या है? प्रमुख नियमों पे एक नजर। तो ये फैक्चुअल है, चीजें हैं, तो आप लोग इसे देख लेंगे एक बार कि 4 श्रेणियों में पृथक्करण कर दिया गया पूरा तरह से स्रोत पे आधारित जो अपशिष्ट हो रहा है। 4 श्रेणी मतलब रंग पे, गीला, सूखा, सैनिटरी, विशेष देखभाल अपशिष्ट। गीला अपशिष्ट कहाँ? रसोई का कचरा, मतलब घरों से जो निकल रहा है। सूखा अपशिष्ट कौन? प्लास्टिक, कागज। सैनिटरी अपशिष्ट कौन? इस्तेमाल किए गए डायपर आदि। उसका विशेष देखभाल अपशिष्ट मतलब क्या? जिसमें विशेष प्रकार की चीजें होंगी, जैसे पेंट, केमिकल वगैरह यूज किया जा रहा है, पेंट के डब्बे वगैरह जो है ना, केन वगैरह, वो। तो ये 4 श्रेणियों में से बांट दिया गया। एक उसके बाद एक ऐसा भी हिस्सा है अर्थव्यवस्था का जो कि बल्क में कर रहा है और जो कि जिसकी द्वारा जो वेस्ट जनरेशन में जो है ना महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया जा रहा है, तो उसका उसे पहचान किया जाना आवश्यक है। और जैसे मैंने बोला कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईपीआर रेजिम जो है, इसमें जो है ना इसी तरह से महत्वपूर्ण जो उत्पादक हैं वेस्ट के, उसकी पहचान की जानी आवश्यक है। या तो जो वो खतरनाक प्रोडक्ट हो पर्यावरण के लिए या स्वास्थ्य के, मानवीय स्वास्थ्य के लिए, या दूसरा बल्क में कर रहे हो। तो यहाँ पे इसी की बात की जा रही है कि बल्क वेस्ट जनरेटर जो है उनकी पहचान की जाए सबसे पहले, उनको कैटेगराइज कर दिया जाए और उसके आधार पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। तो इससे हम लोग जो बल्क में जनरेट हो रहा है उससे वो वाली चुनौतियों से निपट सकते हैं। तो सबसे पहले इस संस्थाओं को शामिल करेंगे कैसे? इसकी परिभाषा क्या होगी? कि ऐसे यूनिट जिसकी क्षेत्रफल कितना होगा? 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक। जल की खपत कितनी होगी? 40,000 लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक। और जहां 100 किलोग्राम प्रतिदिन से अधिक अपशिष्ट निकलता हो, जैसे सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, म्युनिसिपल, कोई भी म्युनिसिपैलिटी जो है ना उससे इतना ही कचरा निकलता है, तो उस पर जिम्मेदारी दे दी जाएगी, आप ही निस्तारण प्लांट लगाएं, आप ही इसका संग्रहण करें, जिससे क्या होगा? ट्रैक किया जा सकेगा बड़े आसानी से उस चीज को। तो यही इसका मूल रूप से, तो इसलिए इसको अलग से नाम ही दे दिया गया, विस्तारित बल्क वेस्ट जनरेटर उत्तरदायित्व। तो ईपीआर को अब ये क्या कर दिया गया? ईबीडब्ल्यूजीआर सिद्धांत कर दिया गया। तो कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, क्या इसका उद्देश्य है और क्या इसके लाभ होने वाले हैं। और कुछ नियम कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था मैंने बताई, संग्रहण से लेकर, यहाँ पे लिखा भी होगा कि अपशिष्ट उत्पन्न, संग्रहण होना, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान, यही है ना चक्रीय अर्थव्यवस्था। तभी तो काम करेगी चक्रीय अर्थव्यवस्था। ये सबको ट्रैक किया जाना, क्योंकि यही पूरी प्रक्रिया अगर साइकिल ठीक से चलेगी तब जाके ही वेस्ट को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इसकी निगरानी भी आवश्यक है। निगरानी किस चीज से होगी? ऑनलाइन पोर्टल से। ठीक। उद्योगों द्वारा अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन, अब क्या ये भी एक बहुत बड़ा, ये क्या हो सकता है हमारे लिए? ब्रेक थ्रू हो सकता है कि अपशिष्ट जो उत्पन्न हो रहे हैं अंततः उसका पुनर्उपयोग करना है, यही है ना साइक्लिक इकोनॉमी। तो उसका उपयोग अगर उससे ऊर्जा निर्माण किया जा सकता है, और ऐसे विभिन्न प्लांट्स
डिफरेंट शहरों में काम भी कर रहे हैं, जहाँ पे अपशिष्ट से, विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों से, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का उपयोग करते हुए, तो जैसे प्लास्टिक, कागज आदि को अगर जला के अगर उससे ऊर्जा प्राप्त किया जा सके और किसी यूनिट को चलाया जा सके, तो वहाँ पे बिजली की बचत होगी। तो यही यहाँ पे ये है कि अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन, ठीक है? उच्च कैलोरी मान वाले नगरपालिका ठोस जो है, अपशिष्ट जो हैं, उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर, सुखाकर उत्पादित ईंधन के रूप में परिभाषित किया गया है। और जिनका क्या, यहाँ पे देखें, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। ये सारे पदार्थों का पुनर्चक्रण तो संभव नहीं है, तो इसलिए जो बच जाते हैं, तो उसका अंत में इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। और सीमेंट संयंत्रों, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों सहित वे औद्योगिक इकाइयाँ जो वर्तमान में ठोस ईंधन का उपयोग करती हैं, उसके लिए आरडीएफ का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है कि आप उसी का प्रयोग करो। जिससे क्या कि वहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए या ऊर्जा उत्पादन के लिए जो संसाधन, जैसे कोयला आप उपयोग कर रहे हो, तो उसकी कमी होगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, सिंपल सी बात है। इस तरह से संसाधन प्रबंधन की भी बात यहाँ पे देखी जा रही है। उसके साथ-साथ हमने देखा कि जो ये निपटान करने का तरीका है, वो अपने आप में समस्यादेह है। जैसे निपटान करने का 2 ही तरीका था परंपरागत रूप से, कि इंसिनरेटर मतलब आग लगा दिया गया। सारे कचरे को उठा के आग लगा दिया गया, उसको बिना सेग्रीगेट। एक दूसरा क्या है कि लैंडफिल मतलब गड्ढे को खोद के उसमें डाल दिया गया। यहाँ पे बात की जा रही है गड्ढा, और जिस कारण से एक समय के बाद क्या हुआ, वो कचरे का पहाड़ बन गया। जिस कारण से क्या, अगर उस पे वर्षा का जल रिसता है, तो वो केमिकल रिएक्शन करके मीथेन जैसे गैस उत्पन्न करता है, या फिर अन्य जो है जहरीली गैस उत्पन्न करता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण संभव होता है। तो इसीलिए लैंडफिल पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि लैंडफिल का उपयोग केवल उसी अपशिष्ट के लिए किया जा सकेगा जिसका ना तो पुनर्चक्रण किया जा सकता है और ना ही जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ये भी तो संभव है ना। हमने पुनर्चक्रण नहीं किए जा सकने वाले के लिए उपाय ये निकाला और इसके बाद भी कुछ बच जाएंगे, तो उसके अलावा यहाँ अक्रिय पदार्थों को डंप किया जा सकेगा। एक ये पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों पर प्रबंधन, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है अभी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष करके जो टूरिस्ट प्लेस हैं और जो बड़े-बड़े इमर्जिंग सिटीज हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की जो ये अचानक होने वाली वर्षा के कारण जो भूस्खलन और जो फ्लड वगैरह की घटनाएँ अभी हुई हाल में, उस सब में एक मुद्दा ध्यान में रेखांकित किया गया, हाइलाइट किया गया एजेंसीज़ के द्वारा कि वहाँ पे जो पानी का बहने का मार्ग था, विभिन्न मार्ग जो ढाल पे, वो ब्लॉक था। किसके द्वारा? प्लास्टिक के द्वारा और इस प्रकार के जो विभिन्न कचरे जो आजकल हम और आप आम दिनों में जो है ना अपने घरेलू उपयोग में यूज़ करते हैं। जिस कारण से जो है ना, जो वर्षा का जल हुआ अचानक से, वो बह नहीं पाया, निकल नहीं पाया और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे वर्षा के जल को बहना, ढाल के साथ बहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो अगर वो ब्लॉकेड होगी, तो वो भूस्खलन जैसी घटनाओं को जन्म देता है। जैसे अभी दार्जिलिंग की महत्वपूर्ण घटना है, जो बड़े पैमाने पे भूस्खलन हुआ, तो वहाँ जो रिपोर्ट दिए गए, विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट किए गए, वहाँ पे एक महत्वपूर्ण कारण यही बताया जा रहा है कि वर्षा के जल को निकलने के लिए जो विभिन्न नालियाँ थी, ड्रेनेज था, जो भी था, वो चोक थे। जिस कारण से इस प्रकार की फ्लडिंग हुई और बड़े पैमाने पे जो है भूस्खलन की घटना देखी गई। तो इसलिए ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये आवश्यक है कि इसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट कैसे किया जाए? जो आने वाले जो टूरिस्ट हैं, उन पे एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया जा सकता है। मतलब वहाँ की क्षमताओं को देखते हुए, किसके द्वारा? जो म्युनिसिपल इकाई है, वहाँ पे काम कर रही है। तो इससे क्या होगा? इससे जो उपयोगकर्ता है, जो यूज़र है, वो थोड़ा-सा जो है ना, इस पे उसमें अवेयरनेस आएगी और वो रुकेगा। मतलब शुल्क वसूल करने की बात की जा रही है, पर्यटकों के आवागमन को नियंत्रित भी कर सकता है, मतलब रेगुलेट भी एक समय के बाद बंद भी किया जा सकता है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाना, मतलब क्या? पर्यावरण को क्षतिपूर्ति के लिए मतलब जिसके द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है, उसको पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए कर लेना, वसूल किया जाना कि आपके द्वारा। तो ये बेसिकली क्या है? एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पर्यावरणीय गवर्नेंस का, जिसपे पर्यावरणीय गवर्नेंस चलता है कि प्रदूषक के द्वारा भुगतान, पॉल्यूटर्स पेज़ प्रिंसिपल, है ना? कि जो उसके द्वारा प्रदूषण किया जाए, उसी के द्वारा दिया जाए। तो ये सिद्धांत के आधार पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब मुआवजा वसूला जा सकता है प्रदूषकों के द्वारा, इंडस्ट्रियल यूनिट हो सकते हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटी हो सकती है, डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हो सकते हैं, उस पे। चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2026 को किस अधिनियम के अंतर्गत, ये इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कभी-कभार, ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान में नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। हुँ।
एसडब्ल्यूएम नियम 2026 निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को एकीकृत किया गया है? ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, एहतियाती सिद्धांत नहीं, ठीक, और समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व नहीं। तो 1 और 2 केवल, ठीक है। ये 4 प्रवाह नहीं होगा, चक्रीय प्रवाह होगा। क्या होगा? चक्रीय प्रवाह। अपशिष्ट पृथक्करण में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सही उत्तर, अब ये भी थोड़ा-सा यहाँ पे मिसप्रिंट ही रह गया है ये। गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, सही उत्तर चुनना है। तो ये नाम कहीं नहीं था, बाकी तीनों थे जो अपशिष्टों को बांटा गया था स्रोत के आधार पे। तो चलिए 3, 1, 2 और 3। आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में समानता का संवर्धन विनियम 2026 मतलब यूजीसी, जो विश्वविद्यालय और विभिन्न प्रकार के उच्चतर शिक्षण संस्थान उसके गवर्नेंस के संदर्भ में मतलब उसे जो जिस कानून के द्वारा चलाया जाता है उसमें कुछ बदलाव करने के संदर्भ में ये बात कही गई है और उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या विभिन्न प्रावधान हैं, उसके बारे में ही ये बातचीत करता है। हालांकि ये विवादों का कारण बना विभिन्न कारणों से मतलब क्या, ये कहीं न कहीं ये पक्षपात बताया गया है, ये पक्षपाती है और एक बड़े वर्ग को क्या करता है, ये शामिल नहीं करता बशर्ते भले ही उसको निकालता है। मतलब ये ऐसा विवाद के द्वारा विभिन्न पक्षों के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि मामला न्यायालय में भी अब जा चुका है, जब हम लोग आज ये न्यूज़ पे चर्चा कर रहे हैं और मामला न्यायालय के द्वारा जा चुका है और न्यायालय के द्वारा भी ये बात कही गई है कि इस पे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें आवश्यक है कि इस जो कानून सरकार के द्वारा लाया गया अभी वर्तमान में जो लाने की बात की गई है, इसमें है क्या इस नियम में? क्यों जिसके कारण कि काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हाल का संदर्भ यही हुआ है कि यूजीसी में जो है ना उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में समानता का संवर्धन। तो समानता का संवर्धन की आवश्यकता कब होगी? जब किसी भी प्रकार की असमानता है या भेदकारी नीति है, उसी को कम करने के लिए तो उद्देश्य हमारा यही होगा। केंद्र सरकार आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए दिशा निर्देश को दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नियम हैं, कुछ वर्गों के द्वारा जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, कुछ वर्गों में यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से बताऊँ कि जो जनरल कैटेगरी, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, उनके द्वारा कि उन्हें निकाल दिया गया है इस प्रकार से, उसके संदर्भ में बताया गया है कि कहीं ये इसका उद्देश्य कहीं से भी किसी के साथ पक्षपात करना नहीं, ये सरकार का पक्ष मैं बता रहा हूँ और मैं जो इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उनका पक्ष बता रहा हूँ। किसका? इनके दिशा निर्देशों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इनका उद्देश्य ही यही है, यही पृष्ठभूमि उद्देश्य यही है कि उच्चतर शिक्षा में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। ये स्पष्ट रूप से सरकार के द्वारा कहा गया है और यह प्रावधान विशेष रूप से किस पे लागू होगी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब समाज के सभी कमजोर वर्गों को इसमें शामिल और दिव्यांग व्यक्ति। ठीक है? कमजोर श्रेणी के व्यक्तियों को, समूहों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ये विनियमन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ पे दूसरा पॉलिसी आ गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और ये भारत के सभी विश्वविद्यालयों, अब कैटेगरी भी देख लेंगे किस पे लागू होगा ये। जब इस प्रकार के विवाद होते हैं तो यूपीएससी इस प्रकार के प्रावधान आधारित प्रश्न पूछती है कि आप कितना समझते हैं विवादों के इतर, कि क्या था ये? एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से। तो इसलिए इसके जो इन्फॉर्मेशन है उस पे ध्यान देंगे कि भारत के सभी विश्वविद्यालयों, सबसे पहला महाविद्यालयों, मानद विश्व डीम्ड यूनिवर्सिटी पे लागू होंगे। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। जाति आधारित भेदभाव, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है, जो कोर्ट में भी ये बात कही गई कि ये भेदकारी है कि जाति एक कैटेगरी इसमें बनाई गई है इस कानून में, जाति आधारित भेदभाव। मतलब उसमें बताया गया, इसको जब परिभाषित किया गया कि जाति आधारित भेदभाव क्या होगा, तो उसमें बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के खिलाफ जो केवल जो जातिगत या जनजाति के आधार पर किए गए जो भेदभाव हैं, उन्हीं को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी सामान्य श्रेणी के लोग तो नहीं है ना? तो यही मुद्दा बना है विवाद का, समान श्रेणी।
ठीक है? और अगर मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ चीज़ें जो है ना, ये मुद्दा इस प्रकार से मुद्दे जो उठते हैं, वो पूछ लिया जाता है। ये किससे संबंध होगा कि अगर किसी एक विशेष वर्ग को जाति के आधार पे अगर इस प्रकार से अलग किया जाता है या अलग हो जाते हैं या इस प्रकार से कहीं भी मेंशन है अस्पष्ट रूप से, तो न्यायालय के द्वारा ही बोले गए शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे अभी आ चुका है ये कि ये अस्पष्ट है, ये परिभाषा एक। और क्या ये अस्पष्ट होने के साथ-साथ क्या है ये? अस्पष्ट होने के साथ-साथ कहीं न कहीं जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 उसके अनुरूप नहीं प्रतीत हो रहा है। इसीलिए सरकार को इस ड्राफ्ट को फिर से लिखना चाहिए, इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। ये बात यहाँ पे हुई है। तो अब पूरे के पूरे जो है ना, इसमें प्रावधानों को, महत्वपूर्ण प्रावधान को देख लेते हैं, जो प्रमुख प्रावधान हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षण संस्थान, संस्थाओं में समानता का संवर्धन, विनियम 2026 के प्रमुख प्रावधान क्या है? उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का कर्तव्य क्या होगा कि प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान को भेदभाव को रोकना है, समाप्त करना है। संस्थान के प्रमुख सभी हितधारकों के बीच समानता को बढ़ावा और नियमों के सख्त कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक। समान अवसर केंद्र, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं कि कौन-कौन से इस नियम के जो है ना महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। समान अवसर केंद्र वंचित समूहों की सहायता करने, मार्गदर्शन करने के लिए ये कैंपस में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या, समानता दस्ते और समानता दूत ये किए जाएंगे, जिससे कि संस्थाओं को परिसर में सतर्कता के लिए समानता दस्ते बनाने होंगे। साथ ही समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रत्येक इकाई में समानता दूत होगा, मतलब एक ऑफिसर जो है जो ग्रीवांस लेगा। और क्या, समानता दूत समान अवसर केंद्र द्वारा नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करेगा। ये देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट, समानता समिति भी होगी इस तरह से, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांगों की प्रतिनिधित्व वाली एक समानता समिति काम करेगी, शिकायतों की जांच करेगी। 15 कार्य दिवसों में उन्हें उसे निर्णय देना होगा और इस निर्णय के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति शिकायत निवारण और अपील की बात होगी तो वो भी की गई है यहाँ पे। जैसे समानता समिति की रिपोर्ट से असंतुष्ट व्यक्ति कहाँ ये करेगा, 30 दिनों के भीतर ओम्बड्स पर्सन कर दिया गया, ओम्बड्समैन नहीं, ओम्बड्स पर्सन के समक्ष अपील कर सकता है। ओम्बड्स पर्सन 30 दिनों के भीतर अपील को निपटान करने का प्रयास करेगा। और उसका निगरानी तंत्र, राष्ट्रीय निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। कैंपस से बाहर की बात है ये। समान अवसर केंद्र के कामकाज को वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्य होगी। उसका अनुपालन न करने पर दंड, नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं को यूजीसी की योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। डिग्री ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से रोका जा सकता है या मान्यता प्राप्त संस्थानों को सूची से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग महत्वपूर्ण प्रावधानों को देख सकते हैं जो विवाद का विषय बने हुए। इसमें कोई और अपडेट होगा तो ये चीजें ऐड की जाएंगी, लेकिन अभी ये जानना आवश्यक है। चलिए इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यूजीसी के ये बी नियम किस राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हैं? तो सबसे पहला क्या, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यूजीसी बी नियम 2026 निम्नलिखित में से किन संस्थानों पर लागू होते हैं? तो हम लोग देख लिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। निम्नलिखित में से किन समूहों के लिए ये विनियमन विशेष रूप से लागू होते हैं? तो हमने ये भी देख लिया, यहाँ पे सब हैं ये 1 2 3 4 5 ऐसे दिया जाता है। अगर आपको ध्यान ना हो तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए न्यूज आर्टिकल 4, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो आजकल चल रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उठापटक का माहौल है, भू राजनीतिक तनाव का माहौल है, हम लोग विभिन्न संदर्भों को देख सकते हैं इस संदर्भ में कि जैसे कि रूस यूक्रेन के मध्य वॉर की स्थिति और जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो हो रहा है संघर्ष है, उसका दक्षिण अमेरिका में भी जो अमेरिका के द्वारा जो आक्रामक इकाइयां हैं, तो कुल मिलाकर क्या है, ये पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जो एक रूल बेस्ड सोसाइटी बनाने की बात की गई है, किसके द्वारा, बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे कि यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसमें कि सबके प्रतिनिधित्व की बात की गई है, सबको समानता देने की बात की गई, सबके संप्रभुता को सम्मान देने की बात की गई है और इसी के आधार पे एक अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करता है। इस प्रकार की संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को निर्माण करने में, उसको पोषण करने में और उसे मजबूत करने में
सहायता प्रदान करता है, जिससे कि कोई अगर उसका उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित भी किया जा सके। जिससे कि पूरी की पूरी विश्व में क्या है, एक व्यवस्था बना के रखा जा सके, मतलब अराजक स्थिति को कम किया जा सके, अशांति को कम किया जा सके, तनाव को कम किया जा सके और शांति, सुरक्षा और विकास और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। तभी हो संभव हो सकेगा जबकि इस प्रकार की रूल बेस्ड जो है विश्व को बनाया जा सकेगा। तो यही कुल मिलाकर इसका क्रक्स है इस पूरे आर्टिकल का कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन्हीं घटनाक्रमों को देखते हुए मतलब इसके पृष्ठभूमि में अभी जो है संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही ये बताया कि विधि का शासन वैश्विक शांति और सुरक्षा की आधारशिला है। हमने ये भारतीय राज्य व्यवस्था में भी पढ़ा है, विधि का शासन मतलब क्या, रूल बेस्ड, मतलब कानून के आधार पे चलेगा, ना कि किसी व्यक्ति या संस्था या समूह के आधार पे व्यवस्था को चलना चाहिए। मतलब वो किस प्रकार होगा, नहीं होगा, मतलब मनमाना नहीं होगा। और कैसा नहीं होगा, वो विध्वंसकारी नहीं होगा। और क्या हुआ, वो पक्षपाती नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, जिससे कि अराजकता को कम किया जा सकेगा और एक सिस्टम का निर्माण किया जा सकेगा। तो इसी के विभिन्न पहलू क्या है, मतलब अभी हाल का संदर्भ क्या हुआ, ये समझ लेते हैं कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटरेस हैं, पुर्तगाल से हैं, विधि का शासन वैश्विक शांति और सुरक्षा की आधारशिला है। यही बात कही गई, वैश्विक शांति और सुरक्षा, और हम लोग इसका संदर्भ समझ सकते हैं। मुख्य अवलोकन क्या है इनका कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन ये बड़े पैमाने पे अगर होता है तो इस प्रकार की जो रूल बेस्ड व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं उसको उसकी हानि होगी। क्यों? क्योंकि उसको नहीं माना जा रहा है, इसका मतलब उस व्यवस्था को, और ये अन्य राष्ट्रों के द्वारा भी इस प्रकार की गतिविधियां की जा सकेगी, जिससे क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी और पूरा विश्व जो है ना युद्ध की तरफ। तो और बहुत सारे लोगों ने ये बोलना भी प्रारंभ कर दिया है कि हम लोग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक नकारात्मक बात है। तो यह यही बात की जा रही है कि इसमें क्या है, कुछ गतिविधियों को जो ना हाईलाइट किया गया, जैसे कौन-कौन उल्लंघन होगा इस मैंडेट का, बल का अवैध प्रयोग, नागरिक अवसंरचना पे हमला, मानवाधिकारों का हनन, जीवन रक्षक मानवीय सहायता से इनकार आदि। जैसे कि गाजा, यूक्रेन। गाजा में अभी हमने सुना कि इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष था, वो बात सही है। लेकिन गाजा में अभी क्या है, एक मानवीय क्राइसिस, संकट उत्पन्न हुई, जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, वृद्ध और महिलाएँ जो है ना भूख से मरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ब्लॉकेड किया गया है वहाँ पे। तो ये बड़े पैमाने पे उसके बाद सभी राष्ट्र मिलकर जो है वहाँ पे बात की जा रही है कि वहाँ पे नॉर्मलसी लाई जाए, वहाँ पे खाना-पीना और वहाँ पे जो जो संकट उत्पन्न हुआ है उसको खत्म किया जाए। तो ये अपने आप में एक मानवीय संकट के रूप में देखा जा रहा है। उसी तरह से यूक्रेन में भी पूरे के पूरे राष्ट्र की अवसंरचना जो है ना बाधित हो गई। उसी तरह से रूस में भी हुआ है इसके दोनों तरफ। जिससे कि क्या है कि पूरा का पूरा जो ये शांति सुरक्षा वाला जो व्यवस्था थी, वो कहीं न कहीं बाधित हुई है। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे आएगा, फ्रेज़ आएगा ये, आ ला कार्टे मेन्यू दृष्टिकोण। मतलब क्या? सेलेक्टिव हो जाना, चयनित हो जाना। मतलब क्या? आ ला कार्टे मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है, आ ला कार्टे। इसका मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू मेन्यू, मतलब मेन्यू में क्या हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं? जो कुछ चीज़ें होंगी और हम लोग कुछ को सेलेक्ट कर लिया और कुछ को नहीं सेलेक्ट किया, अपनी सहूलियत के अनुसार। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया जा रहा है, ये वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून मतलब व्यवस्था बनाए रखनी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून में अगर 10 कानून लिखे हुए हैं, 10 प्रावधान लिखे हुए हैं, तो सबके द्वारा, सभी राष्ट्रों के द्वारा सबको फॉलो किया जाना आवश्यक है। ये नहीं कि अपनी सुविधा के अनुसार मनमाने ढंग से किसी को फॉलो किया, किसी को फॉलो नहीं किया। ये जलवायु जो अ, परिवर्तन के संदर्भ में जो पर्यावरणीय जो प्रयास किए जा रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पेरिस सम्मेलन हमने ये सबसे पॉपुलर उदाहरण है। उसमें अमेरिका जैसी जो राष्ट्र हैं, जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, उनका शामिल होना, कभी बाहर आ जाना, कभी फिर शामिल होना, तो 2-3 बार तो ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें। उसके साथ-साथ अन्य संस्थाओं में भी, तो अपनी सहूलियत के अनुसार, तो आप इस संदर्भ को जोड़ते हुए यहाँ पे समझ सकते हैं, इस दृष्टिकोण को। ये जो है कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून का चयनात्मक पालन करना दिखाता है और ऐसी मिसालें कायम होती हैं जिससे संभावित रूप से दंड मुक्ति को बढ़ावा देती है। और और अन्य देश का भी जो है ना इस प्रकार की व्यवस्था पे इससे क्या होगा? व्यवस्था जो बनी हुई है उस पे से जो है ना विश्वास खत्म होगा, सीधी-सी बात है।
अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है राष्ट्र राज्यों के द्वारा। मतलब क्या? ये अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब क्या? हम एक इंडिविजुअल के संदर्भ में समझें, जो हम एक दूसरे जो समाज में संबंध बनाते हैं, उसमें मानवीय व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन यही अगर राष्ट्र को एक व्यक्ति के आधार पे रख लें और एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीके से संबंध बनाता है, जैसे आर्थिक संबंध हो सकते हैं, राजनयिक संबंध हो सकते हैं, भू-राजनीतिक संबंध हो सकते हैं, सैन्य संबंध हो सकते हैं, जो संबंध बनाता है और जिसमें अपने हित को साधने का प्रयास करता है, उसे क्या बोलते हैं? उस पूरी प्रक्रिया को, उस जो है कानूनी ज़िम्मेदारियों को, राष्ट्र की सीमा तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून। और इसे परिभाषित कौन किया ग किसके द्वारा किया गया था? जेरेमी बेंथम, एक अंग्रेज जो है ना, ये फिलॉसफर थे, राजनीतिक फिलॉसफर, राजनीतिक विज्ञान के, तो उसके द्वारा किया गया था। मतलब एक एक शुरुआती परिभाषा है। लेकिन जो आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय ये कानून है, उसमें क्या सिर्फ़ अभी तो मैंने क्या बोला कि सिर्फ़ राष्ट्र की बात की गई, वो भी विशेष क्या राष्ट्र-राज्य। राष्ट्र-राज्य का मतलब क्या है? ये यूरोपीय अवधारणा एक तरह से सामान्य रूप से बोला जा सकता है कि मतलब ऐसे होमोजीनस मतलब क्या सोसाइटी जहाँ पे भाषा एक होगी, हाँ? और क्या होगा कल्चर संस्कृति भी एक होगी, धर्म भी एक होगा, मतलब ऐसे लोग एक एक क्या परिभाषित सीमा के अंतर्गत रह रहे होंगे, जहाँ की एक सरकार होगी, संप्रभु सरकार होगी, इस सबको राष्ट्र-राज्य बोला गया। मतलब ये शुरुआती बात है ये। मतलब 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत में ये व्यक्ति हुआ करते थे, तो उस समय की परिभाषा है। लेकिन बदलते समय के साथ क्या ये चीज़ें बदली और इसमें सिर्फ़ राष्ट्र-राज्य नहीं होंगे, राष्ट्र-राज्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र-राज्यों के मध्य संबंध नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, बल्कि जो है एक प्राइवेट पर्सन का भी होगा, प्राइवेट संस्थाओं की भी होगी। जैसे आज देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं विभिन्न देशों में काम करती हैं। कोई एक व्यक्ति भी जो है प्रोफ़ेशनल जो है विभिन्न राष्ट्रों में काम करता है या उसके संबंध हो सकते हैं। तो इसलिए ग्लोबल कॉमन्स की बात करेगा। साझा वैश्विक संसाधनों को विनियमित करता है और पर्यावरण एवं सतत विकास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, बाह्य अंतरिक्ष, वैश्विक संचार, विश्व व्यापार आदि को भी शामिल करेगा। अब क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व क्या है इस प्रकार से कि लघु और कम शक्तिशाली देशों के लिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये अगर व्यवस्था बनी रहेगी, मतलब कानून के आधार पे अगर व्यवस्था बनाई जाएगी, तो इसमें कोई छोटा भी है, कोई बड़ा भी है, तो सबके लिए क्या है, एक कॉमन ग्राउंड होगा। मतलब क्या समानता का भाव होगा और इसका सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसे होगी? बड़े राष्ट्रों को? नहीं। मजबूत राष्ट्रों को? नहीं। विकसित राष्ट्रों को? नहीं। जो गरीब हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनके लिए महत्वपूर्ण है विशेष रूप से कि उन्हें प्रेज़ेंटेशन दिया जा सकेगा क्योंकि उनका आकार छोटा है, उनकी क्षमताएँ कम हैं और क्या प्रेज़ेंटेशन मिल सकेगा, उनकी बातों को सुना जा सकेगा, उनके हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। तो लघु और कम शक्तिशाली देशों के लिए समान व्यवहार, संप्रभुता, गरिमा और न्याय का वादा करता है। शक्तिशाली देशों के लिए क्या है कि गार्ड रेल का काम करेगा, मतलब क्या आपकी सीमा आपके पास कितनी भी पावर हो इसका मतलब ये नहीं कि इस व्यवस्था को आप क्रॉस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कानून का शासन ना। देश में क्या है, हर एक व्यक्ति उसके नीचे है, चाहे वो व्यक्ति कोई बिलियनियर क्यों ना हो और चाहे वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति, किसान, मज़दूर या विद्यार्थी ही क्यों ना हो। सबके लिए कानून समान है और ये किया क्यों गया है? इसलिए किया गया है कि व्यवस्था जो है ना बनी रहे और अराजकता का सिचुएशन ना हो। तो तभी क्या होता है कि कानून का अनुपालन भी हो क्योंकि कानून पे भरोसा होगा। कि कि अधिकतर लोगों के द्वारा जो है ये कानून के शासन में हमने एनसीईआरटी में पहले ही पढ़ा है कि अधिकतर लोगों के द्वारा जो है भरोसा किस चीज़ का? भरोसा इसी चीज़ का कि अधिकतर लोगों के द्वारा एक तो अवेयर हैं, जागरूक हैं इस कानून के प्रति एक, दूसरा क्या है इसको लागू करें उसको उसे अनुपालन करते हैं, पालन करते हैं और तीसरा क्या है अगर कोई अनुपालन नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो तभी जाकर किसी भी कानून को पालन करवाना संभव है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय कानून में है। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय कानून सहमति पे के आधार पे चलता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी एक थोड़ी चुनौतियाँ भी हैं कि इसके लिए कोई जो सेंट्रल कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। जैसे देश के अंदर है, तो थोड़ी कमियाँ भी हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन मतलब इस प्रकार की बहुपक्षीय संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, जो उसको चार्टर दिया गया है, उसका पालन किया जाना चाहिए। मतलब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा, हुँ? देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, साथ ही चार्टर के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। ठीक है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए क्योंकि तभी शांति आएगी और तभी जो है ना सबका विकास हो सकेगा। क्षेत्रीय संगठनों के साथ-साथ मजबूत साझेदारी के साथ-साथ वार्ता, मध्यस्थता और न्यायिक
समाधान जैसे साधनों का उपयोग भी करना चाहिए। स्वतंत्र न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए और उस पे अधिक निर्भरता होनी चाहिए। जैसे क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को मजबूत समर्थन देना सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र निकाय, मतलब संयुक्त राष्ट्र की बात की जा रही थी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बोल रहे थे, तो उसमें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होती है, जिसके जो है कितने 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 5 जो है P5 जो होता है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं, और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, यही चलाते हैं। ये एकमात्र निकाय जिसके पास चार्टर द्वारा अधिदेशित जो है अधिकार है और सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी निर्णय ले सके और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बल का प्रयोग को अधिकृत करता है, यही मैंडेट देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जाहिर सी बात है, न्यायिक पक्ष देखता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटान करता है। बहुत महत्वपूर्ण विवादों को हमने देखा है, ICJ में निपटाया गया है। भारत भी बहुत बार पार्टी रहा है विभिन्न मामलों में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ये यही होगी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून के निर्माण करने वाली ये महत्वपूर्ण संस्था है UN के अंतर्गत। चलिए इसके प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है? तो देख लेंगे कानून एक तरह से बल का अवैध प्रयोग, नागरिक अवसंरचना पर हमला, मानवीय सहायता से इनकार। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून निम्नलिखित में से किसे विनियमित करता है? राष्ट्र राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के भीतर व्यक्तियों के साथ व्यवहार, वैश्विक साझा संसाधन, केवल युद्ध संबंधी आचरण? नहीं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन से ग्लोबल कॉमन्स के उदाहरण हैं? तो ग्लोबल कॉमन्स वही कि जो ग्लोबल कॉमन को प्रभावित करते हैं। तो जैसे क्या होगा? सतत विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र होगा, बाह्य अंतरिक्ष होगा, वैश्विक संचार होगा। अ, हुँ, राष्ट्रीय वन नहीं, राष्ट्रीय की बात की जा रही है। ठीक, चलिए। जो अंतिम न्यूज़ आर्टिकल है, भूगोल से एक भूभौतिकी घटना है, महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटना, जो कि स्थानीय स्तर के साथ-साथ पूरे विश्व के मौसम और जलवायु को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ये जेट स्ट्रीम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे जेट स्ट्रीम से ये जुड़ा हुआ है। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति, उसके प्रसार इससे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ नोट कर सकते हैं हम लोग पहले ही। इसका नाम क्या है? शीर्षक क्या है? ध्रुवीय भंवर का दक्षिण की ओर विस्तार और संयुक्त राज्य अमेरिका के में अत्यधिक ठंड। तो हम लोग देख सकते हैं ये पिक्चर जो है आधिकारिक रूप से खींची गई पिक्चर जो है और ये जारी किया गया सैटेलाइट इमेज है ये। ये अमेरिका महाद्वीप है ये, कनाडा, अमेरिका। ये नॉर्थ पोल है, आर्कटिक सर्किल के ऊपर की बात है ये। और इसका फैलाव यहाँ पे देख रहे हैं, प्रसार हो रहा है और ये अमेरिका के मैदान की तरफ ही हो रहा है। और ये बस ये क्या है? इधर अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ। ये इसका प्रसार हो रहा है इधर, और जिस कारण से क्या है यहाँ पे बड़े पैमाने पे ठंड, मतलब शीतलहर का माहौल है। शीतलहर, बर्फबारी, इसका माहौल है। तो यही कुल मिलाकर घटना है। तो ये परिघटना किसकी है? कहाँ की है? उत्तरी जो है ध्रुवों की, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र की घटना है। और ये जो भंवर है, ध्रुवीय भंवर, जो पोलर वर्टेक्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में ध्रुवीय भंवर, ये उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी। लेकिन उत्तरी गोलार्ध वाला चर्चा में इसलिए रहता है कि अभी वहाँ पे कुछ इस प्रकार के बदलाव देखे गए हैं और जलवायु परिवर्तन से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, जो वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर यही पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल का क्रक्स है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यही समझेंगे कि संदर्भ आया, पोलर वर्टेक्स के बारे में समझेंगे। तो संदर्भ यही था कि ध्रुवीय भंवर जो है अभी, उसका विस्तार दक्षिण की ओर देखा जा रहा है और उसके कारण जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो राष्ट्र हैं, वहाँ पे अत्यधिक ठंड की स्थिति देखी जा रही है। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, बेसिकली होते क्या हैं? ये बेसिकली होते ये हैं, ये होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ? उच्च वायुमंडल में, उच्च वायुमंडल में। और उच्च वायुमंडल में लो प्रेशर क्षेत्र होते हैं, तो जिस कारण से क्या, और उसके मार्जिन पे क्या होता है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाने वाली क्या, जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम कैसी होती है? ये गर्म और आर्द्र। कैसी? आर्द्र। अगर हम वायु दाब पेटियों, मतलब
पूरे प्लेनेट का वायुदाब पेटी जो है, हम लोग जिसको पढ़ते हैं वायुदाब पेटी, और सामान्य जो धरातलीय परिसंचरण है, जो स्थानीय पवनों के बारे मतलब जो हम लोग ग्रहीय पवनों के बारे में पढ़ते हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन के बारे में, उसमें विभिन्न प्रकार की पेटी पढ़ते हैं। जो एक डोलड्रम के पास पेटी है, दूसरा 30 से 35 डिग्री के पास एक वायुदाब पेटी है, उसका तीसरा जो है 60 से 65 डिग्री के पास है, और फिर उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि धरातल पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्या होता है, इसका सीधा संबंध किससे है, तापमान से। क्यों? क्योंकि तापमान वहां बहुत ही लो होता है तो हाई प्रेशर बना रहता है। धरातल पे, तो धरातल पे हाई प्रेशर अगर बना रहेगा, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। हाई प्रेशर अगर धरातल पे बना रहेगा तो ऑब्वियसली उसके यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। इसी की बात की जा रही है। तो लो प्रेशर क्या है, ये लो प्रेशर इस तरह से ऐसे होगा, ये भंवर ऐसा ही है ना, भंवर। अगर भंवर किसी कोई नहीं समझ में आ रहा है तो पानी में देखा होगा, नदियों में ऐसे भंवर, घूर्णन, घूर्णी वगैरह, ये हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, ऐसे बनती है। ये ऊपरी आसमान में ये बन रहा है। जिस कारण से क्या है, जिस कारण से यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवाएं इधर चलेंगी, और इसके मार्जिन पे जो यहाँ से जो ये पवने उठती हैं, ये पवने जो यहाँ पे चल रही थी वो सीमांकित रहेगी। तो मतलब क्या, इसके ये जो लो प्रेशर है ये यहीं पे, यहाँ पे ये घिरा होगा, किससे, जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम से ये बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगर ये व्यवस्था कमजोर हो जाए, कमजोर मतलब कैसे होगी, ये जो हाई प्रेशर मैंने बताया कमजोर हो जाए, और मैंने क्या बताया कि हाई प्रेशर क्या होगा, किससे संबंधित है, तापमान से। मतलब यहाँ का जो ठंडा वातावरण है, ये पूरा ध्रुव है ना, ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ तो समुद्र है, या थोड़ा बहुत जो है महाद्वीपीय पार्ट है, अधिकतर समुद्री है, जो ठंडा समुद्र है। अगर मान, और जिसपे की जो बर्फ जमी हुई है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर बढ़ा, और अगर ये गर्म हो गया तो ये ऑब्वियसली ये कमजोर हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगी, घटने की बजाय क्या, बढ़ जाएगी, अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी पहले की तुलना में। तो ये हाई प्रेशर कमजोर हो जाएगा, जिस कारण से ये लो प्रेशर कमजोर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यही बदलाव हुआ, और जिस कारण से ये बदलाव जो है ना, इस कारण से क्या होगा, ये जो है ना, ये आप देखो, ये पोलर वर्टेक्स थोड़ा सा क्या हुआ, वेवी हो गया। मतलब ये क्या है, ये बिखराव की स्थिति में कमजोर हो रहा है ना। तो जिस कारण से क्या होगा, ये जो वेस्ट, जो ये जेट स्ट्रीम है ऊपर वाली, ऊपरी वायु वाला, वो नीचे तक जाएगी, और नीचे तक किसको फॉलो करेगी, नीचे तक वही ठंडक को, है ना, नीचे में। तो जिस कारण से ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब क्या, ऊपरी वायु में जो परिसंचरण है उसका प्रसार नीचे तक होगा, जिससे क्या है कि जो ध्रुवीय शीतलहर है और बर्फबारी है, उसका असर क्या है, नीचे तक जो है ना, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रसार होगा। और ये तो अमेरिका महाद्वीप की बात की जा रही है, इसे यूरेशिया में भी हम लोग देख सकते हैं, जहां सिर्फ जो ऊपर में यूरेशियन ध्रुवों, ध्रुवीय क्षेत्र और साइबेरिया के संदर्भ में देख सकते हैं, उससे नीचे भी आएगा। आप इसे पश्चिम एशिया में और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भी देख सकते हैं, और इसका संबंध वेट जेट ये जो है पश्चिमी विक्षोभ वगैरह के भी बढ़ने में देख सकते हैं, जिससे कि भारत पे भी इसके प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकते हैं, जिससे कि शीतकाल में वृद्धि हो सकती है और शीतकाल अधिक ठंडी हो सकती है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के ये पहलू हैं। अब ये जो बेसिक था इसका, ये पूरे का पूरा जो कंसेप्ट था, हमने पढ़ा है, ये त्रिकोशिकीय परिसंचरण, यही है ना, वायुमंडलीय का जो है ना त्रिकोशिकीय परिसंचरण। मतलब क्या, एक यहाँ यहाँ पे हेडली सेल होता है, यहाँ पे फेरल सेल होता है, एक पोलर सेल होता है। ये सेल होता है मतलब हवाएं पहले क्या होती है, यहाँ पे गर्म होके ये ऊपर उठती हैं, फिर इधर जाती हैं, इधर जाती हैं, यही होता है ना। और यहाँ जाके बैठती हैं, यही 30 से 35 डिग्री है, ये 30 से 35 डिग्री ये जगह। और फिर ये यहाँ भी ऐसा ही होता है, यहाँ से भी उठती हैं, ये यहाँ आती है, ऐसा हुआ। तो यहाँ से हवाएं क्या उठ रही हैं, फिर यहाँ से हवाएं उठ रही हैं। ये 60 से 65 डिग्री वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, 60 से 65 डिग्री वाला, यही है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, नीचे भी ऐसा ही होगा। हाँ, ये 60 से 65, और इसके नीचे ये कौन सी पवने हैं, ये हैं पछुआ पवने। पछुआ पवने कैसी होती हैं, गर्म और आर्द्र होंगी ऑब्वियसली। हाँ, और यहाँ व्यापारिक पवने चलती थी, ये हमने देखा है, ये ऐसे चलती हैं, ऐसे इधर से इधर, और उधर से क्या पूर्वा पवने है, ये सेम व्यापारिक पवनों की तरह चलती हैं ऐसे। ये दोनों मिलके क्या फ्रंट बनाती हैं। फ्रंट मतलब क्या, ढाल, ऐसे ऐसे ढाल, और जिसके सहारे जो है ये गर्म हवा चढ़ जाएगी ऊपर। ऑब्वियसली गर्म हवा जो है क्या चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पे कौन सा जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, पोलर
नाइट फ्रंट, थोड़ा इसको सुधार ले, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। लेकिन ये सामान्य परिघटना है, मतलब सामान्य स्थिति में। अभी क्या हुआ कि यही पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई, क्योंकि इस ध्रुव में जो यहाँ पे ये चीजें थी, जो हाई प्रेशर बना हुआ था लो प्रेशर हो जाएगा, जिस कारण से ये जो यहाँ पे ये था वो नीचे आएगी, वो ऐसे। तो उसका प्रसार जो है जेट स्ट्रीम का प्रसार, जो पोलर वाले जेट स्ट्रीम है, उसका प्रसार नीचे तक होगा, और नीचे तक जहां भी होगा वो उस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो यही इसका बैकग्राउंड है, इससे जोड़ते हुए हम लोग समझेंगे, जो कि इस तरह से ये पूरी की पूरी परिघटना यही बताया जा रहा है, और इसका प्रभाव यही देखा जा रहा है। और कब देखा जाता है बेसिकली ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो परिभाषा इसीलिए क्या है, सबसे पहले देख लेंगे कुछ कुछ पॉइंट, अधिकतर चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, ये ध्यान में रखेंगे। ऊपरी वायुमंडल की स्थिति, ये दशा है, ये ऊपरी वायुमंडल में क्या है कि ये अस्थायी तौर पे निम्न दाब वाला क्षेत्र होगा। दूसरा, अत्यधिक ठंडी वायु राशि होगी, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंडा अधिक है। ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम से संबंधित है, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के भीतर सीमित रहेगा, क्योंकि सीमा पे कौन था, सीमा पे जेट स्ट्रीम थी। और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम के बारे में बता दिया गया कि ये किधर से किधर चलेगी, पश्चिम से पूर्व। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कैसे चलती है, पश्चिम से पूर्व चलती है, तो ये छूट जाती है हवा, क्योंकि ऊपर में ऊपरी वायुमंडल में घर्षण के लिए तो कुछ है नहीं वायु को, तो वायु जो है कोरियोलिस बल के तहत जो है निर्देशित हो रही है, तो वो क्या ऐसे चलती है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि पीछे छूट रही तरल की ये है। तो ये चीज क्या, पूर्व की ओर बढ़ने वाली तीव्र वेग युक्त समताप मंडलीय और हवाओं की एक पट्टी है। यह पट्टी मध्य अक्षांशों में गर्म उष्णकटिबंधीय हवा को ठंडी ध्रुवीय हवा से अलग करती है। तो यही फ्रंट जो बन रहा है, सिंपल। तो गर्म उष्णकटिबंधीय हवा वही पछुआ पवन, और उधर से आने वाली ध्रुवीय ध्रुवीय पूर्वा पवन, यही मिलती है, फ्रंट बनता है, उससे ऊपर चढ़ती है, जिस कारण से वो बनता है चक्र। तो पूरा का पूरा चक्र भी समझना होगा इसीलिए। लेकिन वही चीजें बदल गई। घूर्णन की दशा क्या है, किससे क्या होगी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली पश्चिम से पूर्व चलेगी, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होगी। बाम बर्थ, ये डिफरेंट टाइप के वर्ड यूज किया जाएंगे। बाम बर्थ, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्या, बाएं से दायां, है ना, तो इसको बामवर्त बोलते हैं। बाएं से दाएं भी बोल सकते हैं, हाँ। और दक्षिण ध्रुव पे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में स्थिति पलट जाएगी, यही चीज। निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होंगे, जाहिर सी बात है, ताप में अंतर, जिसके कारण दाब में अंतर हुआ। पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन नहीं होगी तो ये सारी चीजें जो है ना एज इट इज जो है ना उत्तर से दक्षिण आ जाएंगे सीधे। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है पवनों के चलने में। दबाव प्रवणता बल और जेट स्ट्रीम की परस्पर प्रक्रिया, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जेट स्ट्रीम यहाँ पे सामने आए ना। ध्रुवीय भंवर के बारे में, स्थिरता क्या है, ये भंवर जब वही मजबूत और कमजोर होने की बात है। मजबूत कब होता है, सामान्य स्थिति में मजबूत होता है। कमजोर कब होगा, वही तापमान बढ़ गया आर्कटिक क्षेत्र का, क्योंकि बर्फ पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, तो इस कारण से कमजोर हो गया। और वो क्या हो गया, जेट स्ट्रीम यह तंग जो गोलाकार पथ के अंतर्गत फंसा हुआ था, मतलब जेट स्ट्रीम से अब कमजोर होने पे क्या हुआ, ये लहरदार बन गया, मतलब वेव ही बन गया, ऐसे ऐसे, क्योंकि वो कमजोर हो गया ऐसे। और उसको नीचे की तरफ पुश करेगा। तो वह ध्रुवीय भंवर का प्रकार क्या है, अब हम लोग समझ लेते हैं। हमने पहले ये पढ़ा एक समताप मंडलीय, लेकिन हाँ, दो प्रकार होंगे ध्रुवीय भंवर के। ये बेसिकली क्या है, जो मैंने बताया था कि निचले धरातल, ये धरातल का की घटना नहीं है, बल्कि ये ऊपरी वायुमंडल की परिघटना है। तो पहला प्रकार ये होगा क्षोमंडलीय ध्रुवीय भंवर, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां की विभिन्न प्रकार के मौसमी घटनाएं होती हैं। और दूसरा कौन होगा, समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर। समताप मंडलीय मतलब उससे भी ऊपर समताप मंडल में, पहले क्षोभ मंडल, उसका समताप मंडल में। तो ये क्या 15 से 50 किलोमीटर तक होगा। और यही खतरनाक है, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ क्या है, शीतकाल में होता है ये। और ये क्या है, शीतकाल जब खत्म हो रही है, मतलब बसंत ऋतु जो अभी है वर्तमान में, मतलब जनवरी से लेकर मई तक चलेगा ये सर्दियों के मौसम में सबसे मजबूत होगा, और ये आगे भी चलेगी। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट अभी दिखेगा अभी, और अभी और न्यूज बनने का चांसेस हैं। तो अब चलिए एक टेबल को देख लेते हैं। मजबूत ध्रुवीय भंवर में अब क्या होगा, मजबूत जेट स्ट्रीम होगी, ठंडी हवा भीतर की ओर फंसी रहती है, शीतकालीन होगी। ठीक है, इन्हीं बातों को समराइज कर लेते हैं। कमजोर ध्रुवीय भंवर में क्या होगा, कमजोर जेट स्ट्रीम होगी, ठंडी हवा दक्षिण की ओर बढ़ती है, विस्तार होगा, और गर्म हवा उत्तर की ओर बढ़ती है, बसंत ग्रीष्मकालीन मार्च से जून तक। तो ध्यान में रखेंगे ये सब चीजों को। चलिए
प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ध्रुवीय भंवर के प्रभाव क्या होंगे? ठंडा मौसम होगा, आर्कटिक में तेजी से गर्म होने के कारण ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के बीच वही हुआ। आर्कटिक तेजी से गर्म हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हमने डिस्कस कर लिया। ओजोन का क्षय, क्योंकि आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है और उस तरह की पवनों का प्रसार होगा अगर स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ऑब्वियसली ओजोन तक जो है इस प्रकार के प्रदूषक भी पहुंचेंगे जो कि ओजोन क्षय में अभिक्रिया को बढ़ाते हैं। एक दूसरा, भारत पे प्रभाव क्या होगा? वही डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसी परिघटना को ये पुश कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है और बढ़ा सकता है उसकी इंटेंसिटी में। तो ये चीज है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्रुवीय भंवर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है ध्रुवीय भंवर एक स्थायी निम्न प्रणाली, परिभाषा से संबंधित ही है, तो ए आंसर होगा इसका। चलिए, ध्रुवीय भंवर को कमजोर होने के परिणाम स्वरूप हमने देखा ही स्टेप बाय स्टेप, तो ए आंसर होगा 1 और 2। ध्रुवीय भंवर के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 1 और 3 आंसर होगा। चलिए, हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से संक्षिप्त सुर्खियों को देखेंगे। जो इसमें पहला शॉर्ट न्यूज है हमारा, वो है बैक्टीरियन ऊंट। ये इस बार के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड 2026 में ये चर्चा में रहा काफी। छोटा ऊंट है, 2 कुबड़ों वाला, ये यही अट्रैक्शन है। क्यों चर्चा में रहा? में गलवान और नूबड़ा नामक, इनका नाम है गलवान और नूबड़ा, ये ध्यान में रखेंगे। ये सब पूछा जा सकता है कि हाल में चर्चा में रहे गलवान और नूबड़ा किससे संबंधित है। ये दोनों स्थान के भी नाम है जो लद्दाख रीजन में है। नूबड़ा वैली और गलवान घाटी, ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। 2 बैक्टीरियन ऊँटों ने पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च का इतिहास रचा है क्या ये? ये बैक्टीरिया क्षेत्र जो है मध्य एशिया का बैक्टीरिया क्षेत्र जो है उसके आधार पे वहां पे ये पाए जाते हैं, मुख्य रूप से मूल रूप से वहां पाए जाते हैं। मतलब ये जो जो शीतकालीन जो है ना जीव है, बेसिकली शीतकालीन क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले, मूल रूप से मध्य एशिया के शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि गोबी और तकला मकान। भारत में सिर्फ और सिर्फ जो है नुब्रा वैली में ही पाए जाते हैं, लद्दाख की नुब्रा घाटी में, ये ध्यान में रखेंगे, और 300 से 400 ही। लेकिन इसका इनका प्रयोग किया जा सकता है और इसके शरीर पे सर्दियों से घने पे उग आते हैं और -30 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर इस क्षेत्र में सेना को मूव करना है तो उसमें इसकी इनकी उपयोगिता काफ़ी अधिक है। तो इसलिए संरक्षण स्थिति क्या है इनकी? आईयूसीएन लाल सूची के अनुसार ये प्रजाति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। LRASHM सुपरसोनिक मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, सॉरी। ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये भी हमारे 77वें गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल हुआ। मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने आप में देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल। क्यों? क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब क्या? दुश्मन के रडार से छुपने की क्षमता भी होती है, कम कम ऊंचाई पे ही उड़ सकते हैं और ध्वनि की गति से काफ़ी अधिक संभावना है। मैक 5 की स्थिति में गति से के ऊपर से एवरेज गति मैक 5 है, उससे भी उड़ने की क्षमता इनकी है। तो इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा, कॉम्बैटिंग के लिए भी, मतलब हमले की स्थिति में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है देश के लिए। और ये क्या है? भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है ये। ग्लाइड मिसाइल मतलब क्या? जो निशाने को देख के, मतलब लक्ष्य को देखकर अपनी स्थिति बदल सकता है हवा में, ग्लाइड करना। तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही जो है, बैलिस्टिक मिसाइल का एक तरह से एक अलग प्रकार जो कि हवा में गति बदल सकता है अपनी लक्ष्य को देखकर। तो उसके बाद वही कोस्टल बैटरी को दिया गया है ये बेसिकली, और मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। स्थिर और गतिमान दोनों लक्ष्यों को भेज सकती है। अपनी तरह की पहली मिसाइल है जो स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता वाले सेंसर से युक्त है। यही बताया गया, क्वासी बैलिस्टिक पथ का अनुसरण करती है। और प्रणोदन, ये स्टिल्थ क्षमता है, रडार से पकड़े जाने से बचने के लिए कम ऊंचाई पे उड़ती है, इसलिए रडार से में कैप्चर होना इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें हैं, इंटरसेप्ट किया जाना मुश्किल है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट बनाती है इसे। निपाह वायरस
काफ़ी खतरनाक वायरस जो कि प्रकृति में ज़ूनोटिक है। ज़ूनोटिक मतलब पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला है। ये वेस्ट बंगाल में इसका प्रसार पिछली बार देखा गया था दिसंबरों में। तो यही चीज़ बात की गई है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है पिछली बार दिसंबर में अब तक पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के संक्रमण वाले केवल 2 मामलों की पुष्टि हुई है। और इससे जो है ना भय का इस सूचना से जो है ना बनी हुई थी पहले, मतलब इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार के न्यूज़ अगर आए तो उसी पे ये बात कही जा रही है। और इसका संक्रमण कैसे होता है? तो वही कि प्राकृतिक स्रोत फ्रूट बैट जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा। और उसके बाद क्या संक्रमण का तरीका क्या है? जानवर से मनुष्य में होता है एक, मतलब जानवर भी कैसे? जो कि चमगादड़ से संक्रमित कच्चे खजूर के रस वगैरह फलों का सेवन से, मनुष्य के मनुष्य में जो संक्रमित व्यक्ति है उससे। हुँ। पहली बार पहचान कब हुई थी? 1999 मलेशिया, सिंगापुर में हुआ था। चमगादड़, सूअर और मनुष्य से आया। और लक्षण सामने आने की अवधि 4 से 14 और प्रारंभिक लक्षण बुखार, सिर दर्द, खाँसी, गले में खराश आदि, साँस लेने में समस्या। ये सब जो है ना कहीं न कहीं वही कोविड से मिलता-जुलता है, लेकिन ये अलग है। गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड, ये गिग कर्मचारियों की जो से जुड़ी हुई सूचना जो है ना, जो न्यूज़ है काफ़ी चर्चा में थी अभी कुछ दिनों पहले, दिसंबर के अंतिम हफ्ता में, जब इनके द्वारा जो है डिलीवरी जो जितने भी कर्मचारी हैं, जो डिलीवरी कंपनियों के लिए डिलीवरी करते हैं, उनके द्वारा हड़ताल की गई। इसके संदर्भ क्यों? क्योंकि उनके जो कार्य क्षमताएँ हैं, जो उनके जो कार्य से संबंधित जो नियम, कानून हैं और जो व्यवस्था है, वो उनके अनुसार उपयुक्त नहीं है और उनके जीवन को, मानसिक दशा को, उनकी आर्थिक स्थिति को लाभ नहीं पहुँचा रहा है, बल्कि हानि पहुँचा रहा है। ये बात थी जिस कारण से अब चीज़ें आगे और डेवलप हो गई हुई है और जिससे उनका सामाजिक सुरक्षा वाला जो मुद्दा था कि वो कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। हुँ। तो इस संदर्भ में कर्नाटक सरकार का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि गीग कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया कर्नाटक में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस संदर्भ में। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि किस राज्य के द्वारा किया गया, क्या-क्या उसकी विशेषताएँ हैं। तो यही नाम है इसका, इसका गठन कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गीग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विकास अधिनियम 2025। राज्य के श्रम मंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं और इसमें एग्रीमेंट्स और गीग कर्मकारों के पंजीकरण का अनिवार्य बनाया गया है। और उन्हें एक विशिष्ट पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। ये एक विशेष वैधानिक निकाय है के माध्यम से गीग कर्मकारों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के कदम को सुगम बनाएगा। और इसके लिए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स और गीग कर्मकार दोनों के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है, जिससे कि पूरा मामले को देखा जा सके, निगरानी किया जा सके और कल्याणकारी बनाया जा सके। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये हमने बताया अभी कि बजट सेशन स्टार्ट हुआ, बजट आया भी, तो उसमें उसकी शुरुआत कैसे होती है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से। और विभिन्न मामलों में राष्ट्रपति जो विभिन्न समयों में राष्ट्रपति जो है, दोनों सदनों को जो है ना संबोधित करता है। ये भारत के संविधान में ही ये है। अनुच्छेद 86 और 87 इसके अंतर्गत ये है। अधिकार देता है। तो 86 में ये दोनों सदनों में अभिभाषण करने का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है, पहला। और दूसरा अनुच्छेद 87 में ये ऐसे जो कब किया जाएगा ये अभिभाषण, उसके बारे में बात ही कर दी गई है कि 2 अवसर सामान्य रूप से। कब? जो आम चुनाव होंगे, उसके बाद जो पहली संसद होगी, उसकी लोकसभा की प्रथम सत्र का जो प्रारंभ होगा, वहाँ पे। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मतलब आमतौर पे बजट सत्र, सबसे पहला बजट सत्र ही होता है, उसका जो पहला सेशन होगा, उसे तो जो अभी घटना हुई। तो इसलिए ये जो संवैधानिक प्रावधान है, इसे ध्यान में रखना है हमें। चलिए, निवेशकों से संबंधित, निवेशकों के अधिकार और जागरूकता से संबंधित क्या है? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण आईईपीएफए, ये क्या है? कम राशि वाले क्लेम्स की निपटान और अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। हुँ? इसमें केवल संबंधित कंपनियों के सत्यापन आधार पर क्लेम स्वीकार किया जाएगा। इसमें बिना क्लेम वाले शेयर हो, ये ध्यान में रखेंगे और लाभांश को निवेशकों या उनके उत्तराधिकारियों तक शीघ्र पहुँचाने में मदद मिलेगी। मतलब जिसका क्लेम नहीं किया जा रहा है, चाहे शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो, ये चीज़ है। तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है और ये जो प्राधिकरण है, इसकी जो स्थापना में 2016 में की गई है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत की गई है और ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। और क्या ये निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होगा और इस निधि का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसके तहत बिना क्लेम वाले शेयर, लाभांश तथा परिपक्व मैच्योर जमा डिबेंचर की वापसी की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाता है। ठीक है? गीता मित्तल समिति, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही इसे गठित किया गया था
2023 में मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए, और विशेष तौर पर मणिपुर हिंसा में जो महिलाओं के विरुद्ध जो कदाचार हुआ उसके लिए, और उनके मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हुआ उसकी जांच करने के लिए। अभी हुआ क्या है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि 6 महीने के लिए इसे क्या कर दिया गया है, इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे 2 कम्युनिटी के बीच में जो है ना, इस प्रकार की हिंसा हुई और उसका बड़े पैमाने पे आगजनी हुई, हिंसा हुई, और उसमें लोगों को घर छोड़ना पड़ा, प्रवास करना पड़ा, सुरक्षित स्थानों पे जाना पड़ा। अब अभी भी कुछ लोग जो है अभी भी इस तरह से प्रभावित हैं और हिंसा कुछ न कुछ हिस्सों में चल ही रही है। तो उसी की जाँच करने के लिए कि उसमें जो मानवीय चिंताएँ हैं और महिलाओं के लिए अधिकारों का कैसे उल्लंघन हुआ है उसमें। तो इसलिए मुख्य अधिदेश ही यही था कि महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के स्वरूप की जाँच करना, कि किस हद तक हुआ था, और हिंसा से प्रभावित लोगों को निःशुल्क और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये सबसे पहले नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया, ध्यान में रखेंगे, है ना? नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम मतलब जिला को केंद्र बनाता है कि कुछ जो देश में जो कुछ बड़े पैमाने पे पिछड़े जिले हैं, उनको विकास की धारा में आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट इंडिकेटर पे, विकास के डिफरेंट इंडिकेटर पे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना निर्माण आदि पे जो है ना, काम करके उन्हें आगे बढ़ाया जा सके और उन्हें क्या एक एस्पिरेशन के रूप में बनाया जा सके आस-पास के क्षेत्रों के लिए, जिससे कि वहाँ भी विकास की धारा बह सके, यही है। तो इसलिए पूरे देश भर से 100 से अधिक मतलब 112 जिलों को चिन्हित किया गया और वहाँ पे इन जो इंडिकेटर जो मैंने बताया, उन पे उन थीम्स पे थीम बोल ले, इन थीम्स पे काम करके उनका विकास करना, यही लक्ष्य था। इसी के आधार पे, इसी के जैसा हम लोग एक दूसरा कार्यक्रम भी देखते हैं, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। तो वहाँ पे सेंटर में कौन आ जाएगा? प्रखंड आ जाएगा। और वहाँ पे क्या करते हैं, ये 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 329 जिलों में से 513 प्रखंडों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की ओर है ये, सिंपल। और ये इसकी आकांक्षी जिला वाला 2018 में शुरू किया गया था। 112 जिले मैंने बता ही दिया। मुख्य थीम क्या थे? स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आधारभूत अवसंरचना। इसमें ध्यान में रखेंगे, इसमें बहुत एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट भी थे, जो कि विकास की धारा से दूर हैं, तो उन्हें जो है ना मुख्य धारा में लाने के लिए। ठीक है? तो अब क्यों चर्चा में? चर्चा में इसलिए है कि इनका जो ये दोनों अभियान जो है ना, ये अभी क्या चलाया गया, संपूर्णता अभियान 2 नीति आयोग के द्वारा। हुँ? कि इस अभियान का उद्देश्य जो दोनों कार्यक्रम हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में पूर्ण उपलब्धि के लिए लगातार प्रयास करना, जिससे कि पूर्ण उपलब्धि हासिल की जा सके, मतलब इसको क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके। और दोनों कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखेंगे। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नीति आयोग के द्वारा चालू किए गए हैं। चलिए, अंत में सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व लाला लाजपत राय, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, महत्वपूर्ण ऑथर, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, बुक इनके द्वारा लिखी गई। तो एक जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पे इसलिए चर्चा में है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और लाला लाजपत राय का जन्म का पंजाब में हुआ, तो पंजाब क्षेत्र में सक्रिय थे। और जो प्रसिद्ध है लाल बाल पाल, कांग्रेस में गरम दल में जो 3 प्रमुख नेताओं का नाम हम लोग देखते हैं, तो उसमें जो लाल थे यही लाला लाजपत राय थे। बाकी हम लोग बाल और पाल का भी नाम ध्यान में रख लें, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये चीज तो सब अलग अलग क्षेत्रों से थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से, और ये पंजाब से, जहां गरम दल का ये प्रभाव था। और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए इसीलिए। और उसके बाद यही नहीं कि जो उस समय जो मजदूर वर्ग, जो मजदूर आंदोलन चल रहा था, उसके प्रणेता के रूप में उभरे और एटक, ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 1920 में। तो उसके प्रसार में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। उसके साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके साथ-साथ जो अन्य जो स्थापित संगठन थे, जैसे हिंदू राहत आंदोलन, अमेरिका में भारतीय होम रूल लीग, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना आदि, ये सब चीजें। मैंने बताया साहित्यिक योगदान क्या था कि जो
द पीपल पत्रिका शुरू की, द ट्रिब्यून अखबार में योगदान दिया। प्रमुख पुस्तकें कौन-कौन सी थी? एकदम नोट कर लेंगे एकदम। ये अभी मिलाने के लिए दिया जा सकता है या दिया जाता रहा है यूपीएससी के लिए। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, आर्य समाज का इतिहास, इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया। साथ ही उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी और स्वामी दयानंद पे लोकप्रिय पत जीवनियाँ भी लिखी, ठीक है? साइमन कमीशन का विरोध, जब 1928 में साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध करते हुए लाठियाँ बरसाई गई ब्रिटिश अफसरों के द्वारा, जिसमें सर पे इनके लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा का पूरा एक संक्षिप्त जीवन परिचय था इनका, और इससे अगर मूल्य लिया जाए साहस, आत्म-बलिदान और अटलता। तो इस प्रकार से हम लोग इस सप्ताह के जो वीकली राउंड ऑफ सेशन है, उसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आप लोग बार-बार रिवीजन करते रहिए। जो दिए गए प्रश्न हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और उसके ट्रेंड को समझने का प्रयास, नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आप यूपीएससी के ट्रेंड को समझ पाएँगे और यूपीएससी में अपनी स्थिति को मजबूत समझेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे सफलता के लिए तैयार हो पाएँगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।